हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपकी जो क्लास है एग्जाम सीरीज है, महाअभ्यास है, 125 क्वेश्चंस की सीरीज है, हमेशा की तरह जिससे पहले चलती थी, और आप लोग की प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट कराएंगे। और जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो पूरे स्टार्टिंग से लेकर पूरे लास्ट तक ज्वाइन करा करो कि ताकि आप लोग की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। और ये स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट है, अगर आप लोग यूपी डीजीटी के एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं या फिर अदर एग्जाम है, जैसे कि आप लोग का बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि एस्टेट का भी पेपर होने जा रहा है, जुलाई में पेपर है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, जुलाई में एग्जाम है तो उनका है, अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा है, आपका आरपीएससी वाले भी एग्जाम है, उनका भी है, अगर है देना चाहते हैं तो वो भी तैयारी कर सकते हैं। इवन आप लोग का बीपीएससी भी है, बीपीएससी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों की कॉल भी आती है कि मैम जो है बैच स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट है अगर बैच के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है बैच स्टार्ट करने वाली हूँ तो जुलाई में करने वाली हूँ, ये आप लोग को बता देती हूँ। बस थोड़ा सा वेट करना है, जिसमें 5 ऑप्शन वाले आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यू अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोग का कंप्लीट रिवीजन है, इसमें शॉर्ट नोट्स रहेगा, पूरे ऑप्शन वाले क्वेश्चंस रहेंगे, पूरे जितने भी हैं वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो फीस आप लोग को बता दिया है। और नेक्स्ट ये है यूपीडीजीटी, जिसमें आप लोग नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आरपीएससी कोई सभी अदर एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट तो सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि तैयारी करते रहेंगे तो इससे आप लोग की और भी अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये जो है परफेक्ट बनाने के लिए तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और रही बात यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी वालों के लिए, तो उनके लिए नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उनके लिए ये जरूरी है। ठीक है, और रही बात यहाँ पर पूरे कोर्स की, यहाँ पर आप लोग को बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सभी लोग रेडी हो जाइए अपने आंसर देने के लिए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि परली आंख किस शैली की चित्रों की विशेषता है। मतलब परली आंख यानी कि परवलाकार आंखें कह सकते हैं। तो ये जो है राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये आप लोग को बताना है। दो मोती चंद खजान जी ने 20 प्रकार की जो विशेषताएं भी बताई थी, परवलाकार आंखें भी कहा जाता है। तो ये जो है मुगल पहाड़ी अभ्रंश, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर मिल चुका है। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, अभ्रंश शैली। नेक्स्ट बात पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अह सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता का चित्र किस शैली में हुआ है। और ये जो है शैली में हुआ है, यानी कि ये 8वीं शताब्दी में हुआ था। 8वीं शताब्दी में किसके में, यानी कि धर्मपाल के टाइम में हुआ था। ठीक है, और ये जो है सबसे पहले कह सकते हैं पाल शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, प्रथम चित्रित ग्रंथ है ये वाला। और इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि मिलते हैं हमें पाल शैली के, जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि साधनमाला, गंधव्यूह, और भी आप लोग भी बताइएगा। और जो है पंचशुद्ध भी कह सकते हैं, पंचशिखा भी कह सकते हैं, पंचशिखा ये है, ये भी मिलता है। और इसमें से बहुत सारे जो हैं आप लोग के दिख जाते हैं, जो बोधिचर्या व्रत है वो भी दिख जाता है। इसी तरीके से पाल शैली में जितने भी ग्रंथ हैं आप लोग को पहचानना है कि कौन सी शैली का है, वो चीज आप लोग को सब पता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जरूर ज्यादातर आप लोग कोशिश करा करो कि बिना ऑप्शन के क्वेश्चन देने की तैयार करा करो, कि ताकि आप लोग को जो है तुरंत एक लाइन में पता हो कि रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो पता होना चाहिए कि हाँ, वैसे तो सबसे पहले किसने किया था, रस निष्पत्ति का ये कह सकते हैं सिद्धांत भी दिया था, तो नाट्य शास्त्र में जो है जिनका नाम है भरत मुनि। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं अभिनव गुप्त ने कौन सा रस सिद्धांत में शांत रस को जोड़ा था। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पर अभिनव गुप्त, यानी कि भरत मुनि के बाद नाट्य शास्त्र में मतलब भरत मुनि के बाद जो है अभिनव गुप्त आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से कौन वास्तुकार है। तो वास्तुकार है, सिंपल सा बताना है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइएगा कि वास्तुकार थे ली कार्बूजियर है। आप लोग बता देंगे कि हाँ ली कार्बूजियर है, तो वो ली कार्बूजियर है तो वो कहाँ के हैं, चलिए बताइएगा, ये आप लोग के लिए है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका निम्नलिखित में से कौन है। ये आप लोग के यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, इस ऑप्शन में से बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा जो है पत्रिका प्रकाशित होती है, तो समकालीन पत्रिका होती है, यानी कि कंटेम्प्रेरी। तो ललित कला कंटेम्प्रेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय कला के हस्ताक्षर। देखो पुस्तक है, पुस्तक तो आप लोग को याद करनी पड़ेगी, नहीं याद करेंगे तो ये आप लोग भूल जाएंगे। तो ये जो है पुस्तक है, कम से कम 300 प्लस पुस्तक है, तो आप लोग को याद करनी पड़ेगी, जिसमें से अगर एग्जाम में देखा जाता है तो 2 से 3 पुस्तक पूछ ही ली जाती हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो भी हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ ली जाती हैं। तो 3 क्वेश्चन आते हैं। तो भारतीय कला के हस्ताक्षर ये किसका हो जाएगा, ज्योतिष जोशी का हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, सुधवी क्या है। अगर हम सुधवी की बात करते हैं
तो शुद्ध भी आप लोगों ने सुना होगा, वेस्टर्न में भी पढ़ा होगा, ऑक्शन हाउस। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑक्शन हाउस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है द डांस ऑफ शिवा। द डांस ऑफ शिवा जो है किस कला इतिहासकार ने लिखी है, ये भी पुस्तक है, ये भी आप लोग बता सकते हैं। तो राइट आंसर आप लिख के बताना है, आनंद कुमार स्वामी, शिव कुमार, उमा नायर या फिर जो है गीता कपूर। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, सिंपल सा है, आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है सशक्त रेखांकन। सशक्त रेखांकन यानी कि कह सकते हैं दृढ़ रेखांकन, और सशक्त रेखांकन कौन किया करता था, तो बिल्कुल यहाँ पर के हाब्बड़ हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, के हाब्बड़। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है त्रैवार्षिक भारतीय यानी कि अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, जो आप लोग पढ़ते होंगे त्रिनाले की प्रदर्शनी जो सबसे स्टार्ट जाती है, तो वो चलिए बताइएगा कि त्रिनाले का सबसे पहले प्रथम पुरस्कार दिया गया था, तो किस कलाकार को दिया गया था, चलिए बताइएगा, और 1968 में ही दिया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, त्रैवार्षिक भारत अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है, 1968 में हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कोची मुजिरिस बिएनाले प्रथम बार कब आयोजित हुआ है, मतलब ये जो है, अब इसमें से देखो कौन से हैं, 12 दिसंबर 2014, 12 जनवरी 2014, 12 दिसंबर। आप देखो इसमें दिसंबर और जनवरी भी दिए हैं, इसमें मंथ भी दिया है कि कौन से मंथ में, बस आप लोग को डेट याद करनी है कौन सी डेट में। तो आप लोग अगर डेट भी याद कर लेंगे 2012, तो 2012 यहाँ पर भी दिया है, अगर मंथ नहीं पता हो तो आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 12 दिसंबर 2012 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है मार्च 2024। मार्च 2024 सेफरन आर्ट से भारतीय आधुनिक कलाकार जिनका नाम है भूपेन खक्कर। तो 2024 में जो है सेफरन आर्ट में 2024 में कौन सी कलाकृति 14.4 करोड़ में नीलामी हुई थी, तो उसका नाम क्या है, क्या वो अनटाइटल्ड है, अ पारसी फैमिली है, जनता वॉच रिपेयरिंग, या टू मैन विद अ फ्लावर है। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, तो सिंपल से यहाँ पे बता सकते हैं अनटाइटल्ड चंपानेर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करिएगा, भी नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाता है, इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाता है, बेंगलुरु में, मुंबई में, या नई दिल्ली में, या फिर जो है कोच्चि में किया जाता है। तो राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपको कौन सा है, नई दिल्ली। हाँ, इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाता है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है रिप्लिका। रिप्लिका यानी कि ये कह सकते हैं, रिप्लिका के नाम से भी ये लग रहा होगा कि प्रतिकृति, लेकिन प्रतिकृति जैसे कि आप लोगों ने मॉडल देखे होंगे बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे स्टार देखे होंगे तो उनका रिप्लिका बनाया जाता है, प्रतिकृति बनाई जाती है ना, बहुत ज्यादा जो है देखते होंगे। अब इसी ये जो है सांचा तैयार करना से कोई मतलब नहीं है, मूर्ति की प्रतिकृति। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मूर्ति प्रतिकृति होती है रिप्लिका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा था, चीनी चित्रकला का षडंग लिखा था, तो वो किसने लिखा था, शी हे ने लिखा था। किसने लिखा था, शी हे ने लिखा था। ये आप लोग को याद करना है, अच्छे से याद करेंगे तो समझ में आएगा, है ना। अब तो ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया आप लोगों को पढ़ते पढ़ते, तो कितनी कोशिश करा करो, मतलब जितनी कोशिश करा करूँ ये कोशिश करा करूँ कि ताकि आप लोग को जो अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है वर्जिन ऑफ द रॉक्स, या फिर कह सकते हैं शैल खंडों की कुमारी। तो शैल खंडों की कुमारी को चित्रित करने वाले कलाकार का नाम बताना है, जिसमें से कौन हो जाएंगे, तो लियोनार्डो दा विंची हो जाएंगे। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, तो वर्जिन ऑफ द रॉक्स को दो बनाई गई थी, और वो प्रतिकृति है, मतलब दो बनाई गई थी, एक वुड में बनाई गई थी, मतलब वुड पैनल पे बनाई गई थी, एक कैनवस में बनाई गई थी, जो स्थानांतरित किया गया था। अब ये बताना है कि ये जो है संग्रहित है, ये पेंटिंग तो कहाँ पर संग्रहित है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, रोमांसवादी जर्मन चित्रकार। जर्मन चित्रकार, अब इसमें देखो ये लिखा है, जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे रोमांसवादी यानी कि स्वच्छंदतावादी पढ़ते हैं, तो स्वच्छंदतावादी भी हम फ्रांस में देखते हैं, कौन कौन से कलाकार देखते हैं, जिनका नाम है एक टर्नर देखते हैं। फ्रांस में जब आप लोग देखते हैं स्वच्छंदतावादी पढ़ते हैं, तो कौन कौन देखते हैं फ्रांस में, जिनका नाम है टर्नर, कॉन्स्टेबल, और ये जो है विलियम ब्लैक, है ना, ये सब देखते हैं, विलियम ब्लैक। तो इसमें से एक कलाकार का नाम आता है यहाँ पर, जो जर्मन है, जो सबसे पहले, इन तीनों से भी पहले हम कह सकते हैं कि प्रकृति का चित्रण किया करता था, वो कौन है, और वो भी जर्मन के ही है। अब ये आप लोग को नाम बताना है, और ये सबको मैंने नाम बताया है। तो राइट आंसर आपको बताना है इसमें से काल्पनिक प्रकृति के चित्रों के लिए, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, काल्पनिक प्रकृति चित्रों के लिए। तो इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं राइट आंसर बता रहे हैं, तो ये जो है जर्मन के हैं, तो वो कौन है, अल्बर्ट ड्यूरर हो जाएंगे। ओके, जो इसमें से उनके पे प्रभावित थे, तो यहाँ पर ये है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है अलंकरण के लिए। अब आता है यहाँ पे अलंकरण के लिए। अलंकरण के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है? मतलब ये कह सकते हैं जो एकदम लयात्मक हो। लयात्मक रेखा कैसे होती है? फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल या कह सकते हैं मतलब जिसमें क्या कहते हैं लय हो, है ना, तो लय है। तो इसमें से ऑप्शन है लचीला, सरल, कठोर, आरा तिरछा। इसमें आरा तिरछा से कोई मतलब है नहीं, कठोर सरल। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? इसमें लचीला हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है फाउंडर ऑफ द एस्थेटिक किसे कहा जाता है? तो इसमें से किसे कहा जाता है? तो अरस्तु है, या फिर जो है भरत मुनि है, या फिर सुकरात है, या फिर जो है बॉमगार्टन है। फाउंडर ऑफ द एस्थेटिक, या फिर कह सकते हैं एस्थेटिक के जनक कह सकते हैं, एस्थेटिक के पितामह कह सकते हैं। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो कौन हो जाएगा? जिनका नाम है बॉमगार्टन। तो राइट आंसर फादर ऑफ एस्थेटिक। तो एस्थेटिक के पितामह भी कहे जाते हैं। मांडना कला कहाँ है? बिना ऑप्शन के बता सकते हैं। मांडना कहाँ के लिए फेमस है? राजस्थान के लिए। तो राइट आंसर सिंपल सा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? वो मांडना राजस्थान के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लोक कला क्या है? लोक कला अगर हम देखा जाए ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। बहुत सारे मन में थे कि देश की कला होती है, देश की नहीं मतलब एक स्थान की कला होती है, स्थानीय कला होती है ना। तो ये जो है देश की कला, स्थानीय लोगों की कला, समाज की कला, या फिर जो है उपरोक्त में से समाज की कला है, देश की कला भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो बेस्ट ऑप्शन है वो आप लोग का कौन सा है? स्थानीय लोगों की कला होती है, जहाँ पे लोग रहते हैं, ये उन लोगों की कला होती है ना। जैसे बिहार की हो गई, मधुबनी हो गई, जैसे कि मांडना भी आप लोगों ने पढ़ा, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र की रंगोली हो गई, है ना। इस तरीके से जो है स्थानीय लोगों की लोक कला होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है कि सबसे सुंदर बादलों का चित्रण। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सबसे सुंदर बादलों का चित्रण करे तो कौन सा करे। वैसे तो आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा टर्नर, लेकिन आप लोग बहुत सारी बुक में देखते होंगे, कांस्टेबल भी देखते होंगे। टर्नर के लिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा भयभीत या भयानक चित्रों करते थे बादलों के, है ना। तो ये जो है, तो ये है टर्नर, तो यहाँ पे होगा नहीं। अगर हम माने तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कांस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कलकत्ता के प्रथम आचार्य कौन थे? प्रथम आचार्य कौन थे? तो इसमें से कौन है? ईवी हैवल है। ईवी हैवल के बाद है पर्सी ब्राउन ने भी काम किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल के रूप में जिन्होंने ईवी हैवल ने आमंत्रित किया था, जिनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। फिर उसके बाद जो है प्राचार्य के पद पर भी रहे थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है वर्टिकल वुमेन है। वर्टिकल वुमेन अगर आपका नाम आता है, मतलब कोई भी पेंटिंग का नाम आता है, कोई भी चित्र का नाम आता है, या भी कोई भी मूर्ति का नाम आता है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि वर्टिकल वुमेन बनाने वाले मूर्ति शिल्प के कलाकार हैं। तो वो कौन हो जाएंगे? बीसी सान्याल हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? बीसी सान्याल। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है घनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये भी आप लोग को सिंपल सा क्वेश्चन है कि घनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो जॉर्ज और ब्राक को माने जाते हैं। और जॉर्ज ब्राक के, चलिए आप लोग बताइएगा कि जॉर्ज ब्राक और पिकासो ये दो हैं। जॉर्ज ब्राक और ये जो है पिकासो, ये दो कलाकार घनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी प्रथम जो है चित्र, जो घनवाद का प्रथम चित्र बनाया था इन दोनों के, चलिए बताइएगा इनका नाम क्या है, इनकी पेंटिंग का नाम क्या है? तो इसमें से सिंपल से पढ़ सकते हैं आप लोग, के दिख भी रहा होगा, पिकासो एंड ब्राक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है प्रसिद्ध चित्र है कौन सा? द लास्ट सपर। द लास्ट सपर या फिर कह सकते हैं अंतिम भोज। और अंतिम भोज को बनाया है, भित्ति चित्र बनाया है। तो ये जब बताइएगा ये कौन से संग्रहालय में है, इसका भी आंसर बताएगा। मैं साथ साथ में आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाती हूँ और साथ साथ में आप लोग को जो है बताती भी रहती हूँ कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी आप लोग का ओरल का टाइम है, तो जल्दी से फटाफट बताइएगा इसका जो मैंने पूछा है वो इसका संग्रहालय बताइएगा। अब इसमें से है माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची है। बहुत सिंपल सा बता सकते हैं कि हाँ कौन हो जाएंगे? विंची हो जाएंगे, यानी कि लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है आधुनिक भारतीय चित्रकार जिनका नाम है जी.आर. संतोष उस शैली के लिए विख्यात हैं जो आधारित है, तो आधारित है आधुनिक भारतीय चित्रकला जी.आर. संतोष। जब जी.आर. संतोष का नाम आया है तो यानी कि वो किससे संबंधित हो जाएगा? नव तांत्रिक वाद्य कलाकार से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हैं? तांत्रिक रूप दिया है, प्रभाववत, वादुत्तर झुकाव, मिथक विषय। इसमें सिंपल सा है तो मतलब ये कह सकते हैं सिंपल से इसमें दिया है कि तांत्रिक रूप। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? तांत्रिक रूप। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है मुगल युग में स्याह कलम। यहाँ पर आप लोग का जैसे ही स्याह कलम का नाम आता है तो तुरंत मन में दिमाग में आता होगा कौन? जिसका शासक का नाम है मुगल जो है शाहजहां। देखा मैंने कहा था ना उस दिन में कि हमेशा शाहजहां का नाम आता है, शहंशाही नाम आता है, तो शाहजहां। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? शाहजहां का काल। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 है
मेवाड़ शैली में सबसे अधिक काव्य का चित्रण हुआ था। वैसे अगर हम देखा जाए मेवाड़ शैली में मनोहर ने भी किया था, और मनोहर ने रामायण का चित्रण किया था, और यानी कि कह सकते हैं रामायण का भी है, भागवत पुराण का भी है, भागवत पुराण के भी चित्रण हुए हैं, रागमाला का भी हुआ है, मतलब साहिबदीन के द्वारा देख सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं पहले तो इन्होंने ये आंसर माना था रसिकप्रिया और बिहारी से सही, लेकिन फिर दूसरी लिस्ट आई, फिर उन्होंने एक से अधिक मान लिया राइट आंसर। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है। इनमें से तटस्थ रंग कौन से हैं? तटस्थ जो आप लोग कौन से होते हैं? न्यूट्रल कलर, जिसमें कोई कलर नहीं होता। राइट आंसर पर कौन सा हो जाएगा? सफेद और श्वेत रंग हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। इनमें से एक्शन पेंटर कौन है? तो एक्शन पेंटर का जहां नाम आता है वहां पर किसका नाम आता है? जैक्सन पोलाक का आता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? जैक्सन पोलाक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 32 है। पंचतंत्र का अनुदित नाम है, यानी कह सकते हैं पंचतंत्र का अनुवाद किया था। वैसे तो रियल में हिंदी में जो अनुवाद किया था विष्णु शर्मा ने किया था, और इसका जो अनुवाद किया था यानी कि फारसी अनुवाद हुआ था, और फारसी अनुवाद किसने किया था? जिनका नाम है फैजी, और फैजी ने कौन सा है? अनवर ए सुहेली। तो अनवर ए सुहेली फैजी हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करते हैं फैजी, और दूसरी अगर हम बात करते हैं अबुल फजल का, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अय्यार ए दानिश। तो ये जो है इनका हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। सिल्क स्क्रीन तैयार करने के लिए जो है प्रयुक्त कपड़ा कौन सा होता है? अगर हम देखते हैं बहुत सारी प्रैक्टिस में, तो आप लोगों ने देखा भी होगा, प्रैक्टिस तो करते रहते हैं, बहुत सारी बुक्स भी होंगी सबके पास, तो इसमें दिया रहता है रेशम, दिया रहता है रेशम दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे रेशम नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे बोर्डिंग क्लोथ। क्योंकि अगर हम वर्तमान में देखते हैं सबसे अच्छा कपड़ा होता है तो वोल्टिंग क्लोथ ही प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? वोल्टिंग क्लोथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। ऊंट की खाल पर चित्रण है। जहां पर ऊंट की खाल पर चित्रण का नाम आता है तो यहाँ पर एक ही कलाकार का देखिए ऊंट की खाल पर चित्रण चित्र शैली किस विषय की विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? इसमें से ऑप्शन है बीकानेर है, कांगड़ा है, जयपुरी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बीकानेर। जिसमें ऊंट की खाल पर चित्र करने वाले कौन थे बताइएगा? हिसामुद्दीन। कौन है? हिसामुद्दीन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 35, ट्रिम्फ ऑफ लेबर। चलो आप लोग ये तो बता देंगे कि हाँ डीपी राय चौधरी का है ना। अब आप लोग बताइएगा ट्रम्फ ऑफ लेबर जो है कहाँ पर संग्रहित है, और कौन से सन में इसको बनाया गया है, और कौन से माध्यम का इन्होंने प्रयोग किया है? जल्दी जल्दी से बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछे रही हूँ, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो आप लोग बताएंगे, आप लोग जितना बताएंगे आप लोग को उतनी सी मतलब ज्यादा चीजें याद होंगी। क्वेश्चन नंबर 36 बढ़ते हैं। बोधिसत्व पद्म पाड़ी को चित्रित किया गया है, ये भी पता है। गुफा संख्या 1 है, वो भी कहां पर है? अजंता में है। तो राइट आंसर आपको कौन सा होना चाहिए? अजंता होना चाहिए, जो आप लोग के ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका अजंता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही पहले ऑप्शन पहले से सोच लो कि इसका राइट आंसर ये होगा, क्योंकि ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, है ना। ये भी सही है तो ये भी सही है। पहली चीज है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन के बारे में सोच लिया करो कि हड़प्पा इस वक्त कहाँ है। अगर आप लोग का आंसर मिल गया तो समझ जाइए वही सही होगा, इसके अलावा कोई सही नहीं होगा। इसमें हड़प्पा जो है इस वक्त कहाँ है, तो राइट आंसर आपको कौन सा होना चाहिए? तो पाकिस्तान होना चाहिए, है ना। तो राइट आंसर आपका पाकिस्तान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर है। तो आप लोग पढ़ते होंगे राजस्थान में मंदिर, कौन सा कहाँ पर? माउंट आबू, है ना। तो ये है, तो इसका जो है राइट आंसर, तो यहाँ पे दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शैली में बना है? तो वो कौन शैली में बना है? नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन से है? नागर शैली में बना हुआ है। तो राइट आंसर आपका नागर शैली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। आधुनिक भारतीय नाम है भू चित्र के चित्रकार का नाम है एम एफ हुसैन है, मंजीत बाबा है, राम कुमार है, या फिर वृत्त में से एक से अधिक है। तो इसमें से है भू चित्र के हैं। एक मिनट रुक जाइएगा, बस ओनली 1 मिनट। तो फिर हम कहां पर थे? आधुनिक भारतीय नाम भू चित्रकार के। तो इसमें से आप लोग को नाम बताना है, तो इसका राइट आंसर बताना है कि एम एफ हुसैन, मंजीत बाबा, राम कुमार, यहीं पर तो थे ना। तो इसका जो है सिंपल सा हो जाएगा, तो अम्मू चित्र किया करते थे, जिनका नाम है राम कुमार। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। गोयनिका, गोयनिका को बनाया है, तो गोयनिका का जो है बनाया हुआ है 1937 के लगभग बनाया था, जो स्पेनिश गृह युद्ध पर था।
किस पर था? हो सकता है कि आप लोगों से सब्जेक्ट भी पूछ लिया जाए, किसी से होता नहीं किस पेंटिंग का क्या चित्र पूछ लिया जाता है सब्जेक्ट। तो स्पेनिश, तो ये स्पेनिश गृह युद्ध के लिए बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था? पिकासो के द्वारा बनाया गया था। तो इसमें से सिंपल सा आंसर हो जाएगा पाब्लो पिकासो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, तैयब मेहता की कौन सी पेंटिंग जो है 2002 की नीलामी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए में ये बिक गई थी? अब वो कौन सी है? तो वो कौन सी हो जाएगी? सेलिब्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा है? सेलिब्रेशन। आप लोग को डेट भी याद करनी है कि कौन से डेट में जो है नीलामी हुई थी और वो 1.5 करोड़ में बिकी थी, वो भी याद रखना है। और ये भी याद रखना कि काली है, ये भी है, काली भी बिकी थी लगभग जो है 24 पॉइंट के लगभग जो है शायद जो है 8 के लगभग हुई थी। और जिसमें से वो क्या कहते हैं कहाँ पर, मतलब ये कह सकते हैं 2008 के लगभग ये है हुई थी, लगभग इतना ही है, हाँ लगभग इतना ही होगा। और ये जो है 2008 में नीलामी हुई थी और ये है 1.5 करोड़ में बिकी हुई थी। और अभी अभी रिसेंटली में भी एक है जो आप लोग देखते होंगे, ट्रस्टेड बुल है ना, ट्रस्टेड बुल, मैंने आप लोग को बताया भी था, ट्रस्टेड बुल वाला भी याद रखना, जो 68 पॉइंट लगभग में माने जाते हैं। अब इसमें से पता नहीं है कि हाँ 68.4 के लगभग जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, मतलब नीलामी हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर है 42 है, वह जो है चित्रकार के साथ कहानीकार भी, इसमें देख लेना, इसमें याद नहीं आ रहा है मुझे, इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन ट्रस्टेड बुल भी जो है नीलामी हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वह चित्रकार जो साथ से कहानीकार भी है, राम कुमार है, रामचंद्र शुक्ल है, सूजा है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है? तो इसमें से एक कहानीकार है और जो है, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? राम कुमार हो जाएगा, है ना, तो राम कुमार है। आई थिंक जो है 64.8 के लगभग है बस, लेकिन है बस इसलिए बता देती हूँ कि हाँ कि कोई भी आप लोग का क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। वह चित्रकार जो कहानीकार के ये जो बता दिया है, कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? तो ये भी है जो है पुस्तक ही है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? राजशेखर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजशेखर, और ना पुस्तक तो याद करनी है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, कर्पूर मंजरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, वंडर ऑफ द एज, वंडर ऑफ द एज किसे कहा जाता है? तो देखते ही आंसर दे देंगे, जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? वंडर ऑफ द एज किस कलाकार को कहा जाता है? विंची को। क्वेश्चन नंबर है 45 है, मौला राम है, मौला राम का नाम सुनते ही पता लग जाएगा कि कहाँ के कलाकार हैं, पहाड़ी शैली के, और पहाड़ी शैली में कहाँ के? गढ़वाल के। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मौला राम कहाँ के चित्रकार हो गए? तो बिल्कुल गढ़वाल के हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, किस भारतीय चित्रकार ने लोक शैली अपनाई थी? लोक शैली में तो बहुत सारे ऐसे भी कलाकार आते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से शैली के, मतलब कौन कौन से कलाकारों के नाम दिए हैं, वीरेन डे है, यामिनी राय है, केसीएस पनिक्कर है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? यामिनी राय हो जाएंगे। ओके, कौन हो जाएंगे? यामिनी राय, जो कालीघाट के जो पटचित्र यहाँ पे और लोक कलाओं से ये प्रेरित थे, जिनका नाम है यामिनी राय। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं, कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन, ये भी पुस्तक है। अब ये पुस्तक आपको बतानी है कि एलेक पेदमसी है, डेविड ओगलवी, एरिक गिल है, या फिर उपरोक्त में से एक से भी अधिक है। अब इसमें से राइट आंसर बताना है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है डेविड ओगलवी, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? डेविड ओगलवी हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, यूकियो ई कहाँ की लोक कला है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी है? यूकियो ई की जो है कला कौन सी है, तो बताना है। तो इसमें से प्रसिद्ध कला शैली चीन की है, कोरिया, जापान, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यह कहाँ की हो जाएगी? यूकियो ई, जापान की हो जाएगी। कहाँ की? जापान की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, लेडी विद मैना वर्ड, यानी कि मैना वर्ड है, पक्षी का नाम है, वो लेडी के साथ है, या फिर जो है स्त्री मैना, ये भी है। लेडी विद मैना वर्ड पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? जो दक्षिणी शैली से रिलेटेड है। दक्षिणी शैली में एक चित्र और भी आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये है सघन वन में खड़ी हुई स्त्री, सघन वन में खड़ी हुई स्त्री। चलिए बताइएगा ये कहाँ का चित्र है? खड़ी हुई स्त्री, और ये कहाँ का हो जाएगा? बीजापुर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ का? बीजापुर का। तो ये जो है लेडी विद मैना वर्ड पेंटिंग जो है किसे संबंधित हो जाएगा? आपका गोलकुंडा से रिलेटेड हो जाएगा। ओके, किसे? गोलकुंडा से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, उस मूर्तिकार का नाम बताएं जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष है। अगर हम यहाँ पर अध्यक्ष की बात करते हैं जैसे इस वाले क्वेश्चन में, तो धनराज भगत भी है, शंभू चौधरी भी है,
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन माना है तो एक ही माना है, धनराज भगत भी थे। तो ये जो है शंखो चौधरी, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, शंखो चौधरी, यही है राइट आंसर। तो लेकिन हाँ, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं है, दो दो ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, है ना, सोच समझ के क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि जो है दोनों भी है तो दोनों को भी दे दिए, ऐसा नहीं करा जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है जॉर्ज स्यूरा। जॉर्ज स्यूरा का नाम सुना होगा, देखो नाम नहीं चेंज कर दिया, जॉर्ज स्यूरेट, स्यूरेट नाम दिया है, वो भी ये कौन से हैं, जॉर्ज सोरा है। और जॉर्ज सोरा कहाँ के कलाकार हो जाएंगे, नव प्रभाववाद के। और नव प्रभाववाद को किस नाम से भी जानते हैं, तो इसमें से नव प्रभाववाद तो दिया नहीं है, क्या दिया है, बिंदुवाद दिया है, तो बिंदुवाद को ही नव प्रभाववाद के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, बिंदुवाद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है गंगा अवतरण। चलिए आप लोग बताइएगा गंगा अवतरण का साइज बताइएगा। एक बार एग्जाम में अभी रिसेंटली में 2024 में या 23 में एग्जाम में पूछा गया था कि इसका साइज क्या है। अब ये तो पता है कि कौन से पत्थर में बना है, कहाँ पर बना हुआ है, सब पता है, कौन कौन सी इसमें मूर्तियां बनी है रिलीफ में, ये से भी सब पता है, साइज बताइएगा। अब गंगा अवतरण का प्रसिद्ध मूर्ति कला कहाँ पर उकेरी गई है, तो बिल्कुल यहाँ पर महाबलीपुरम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 53 है राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफी को माना जाता है, सिंपल सा है, ओलियोग्राफी की स्थापना करी थी राजा रवि वर्मा ने, तो उन्होंने कब करी थी ये आपको बताना है। तो ये है बाजार शैली, यूरोपीय शैली अतिरिक्त। अगर हम देखा जाए तो नेट के एग्जाम में पहले क्वेश्चन आया था, इसी क्वेश्चन को फिर से भी दिया गया था, एक बार नेट के एग्जाम में आया था, आई थिंक 2000 जो है हो सकता है 18 में आया हो, लगभग डेट का नहीं पता, कि मतलब ये है कि नेट के एग्जाम में आया था, और इसको 2024 में एग्जाम में दिया था, बीपीएससी में दिया था। तो उसमें से अगर हम देखा जाए तो उसमें से हम कह सकते हो उपरोक्त तो सभी है, क्योंकि बाजार शैली भी माना है, यूरोपीय शैली भी माना है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक ही शैली बनाया है जिसको कह सकते हैं यूरोपीय शैली। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यूरोपीय शैली, राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफी को माना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पे कौन है, आप लोग को साइज बताना है यक्ष और यक्षिणी के, है ना। इसमें ये तो सब लोग बता देंगे कि हाँ राम किंकर बैज ने बनाया है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, दो मूर्तियां बनी है यक्ष और यक्षिणी की, सिंपल सा क्वेश्चन है, सब बता देंगे। आप लोग मुझे इसका साइज बताएगा, हो सकता है कि साइज ही पूछ लिया जाए, है ना। जो एग्जाम में जो चीज नहीं पूछी गई है उसको याद करो, ये सब चीज तो सबको पता होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आप लोग में से पहचाना है, गांगुली, आर्चर, रंधावा। तो इसमें से कौन हो जाएगा, एम एस रंधावा हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, एम एस रंधावा। राइट आंसर कौन सा है, एम एस रंधावा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड, नाम से ही लग रहा होगा जिनका कौन सा हो जाएगा, जिसका नाम है काजिमिर मालविच। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, काजिमिर मालविच द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है शोर मंदिर। शोर मंदिर का जहां से नाम आता है तो वहां पर हमें किसका याद आता है, महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम में शोर मंदिर को बनाया है तो वो किस राजा ने या किस शासक के द्वारा इसको बनाया गया था, चलिए बताइएगा। शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है, सिरपुर है, उज्जैन है, महाबलीपुरम है या फिर भुवनेश्वर है, तो बताइएगा ये जो है महाबलीपुरम। तो शोर मंदिर को बनाया है कहाँ पर स्थित है, महाबलीपुरम में है, और महाबलीपुरम में किसमें बनाने वाले कौन है। क्वेश्चन नंबर 58 है मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक को किसने चित्रित किया है, मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक, राफेल, लियोनार्डो दा विंची या फिर टिशियन या फिर पार्मेजियोनिनो ने किया है। तो यहाँ पे ये भी है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पार्मेजियोनिनो ने किया है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है अशोक का सिंह शीर्ष कहाँ सुरक्षित है, नाम देखते ही आप लोग को पता लग जाएगा कौन सा है, सारनाथ संग्रहालय हो जाएगा, क्योंकि यहीं से तो मिला है तो यहीं पर ही होना चाहिए, और तो कहीं ले जाने भी नहीं देंगे, है ना। जो चीज जहां पे मिलती है वहां पर चीज होना चाहिए, अगर वो वहां पर चीजें संग्रहालय उपलब्ध है तो ठीक है। तो ये है हो जाएगा सारनाथ संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 60 है माले बबले, ये जो है किसकी पेंटिंग है, हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो, नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, किसका होगा तो वो कौन सा होगा, है ना। तो ये है मोडिग्लियानी है, मोडिग्लियानी या फिर मोडिग्लियानी, फ्रांस हॉल्स या फिर एडवर्ड मुंक या फिर जो है पाब्लो पिकासो। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, जिनका नाम है फ्रांस हॉल्स। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हॉल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है किस कला में मूर्त अभिव्यक्ति, मूर्त, मूर्त का मतलब समझ रहे हैं ना, मूर्त का मतलब जो है जो चीज हम जैसे देखते हैं जिसका रूप होता है,
जो चीज जैसी दिखाई देती है। अमूर्त क्या होता है, जिस वो अरूप होता है, उसका कोई अपना वास्तविक रूप नहीं होता है। मूर्त में अपना वास्तविक रूप होता है। तो मूर्त अभिव्यक्ति के सभी रूपों को समाहित करने की संभावना होती है। तो चित्रकला में होती है? बिल्कुल भी नहीं, चित्रकला में भी होती है, लेकिन ये कह सकते हैं एक अमूर्त भी होता है, मूर्त भी होता है, दोनों ही होते हैं। तो मूर्ति कला यहाँ पे सिर्फ मूर्त की बात कर रहा है। मूर्ति कला में भी दोनों ही होते हैं, वास्तुकला तो दोनों ही है। तो ये जो है प्रतिष्ठापन कला, प्रतिष्ठापन में जो है मूर्त अभिव्यक्ति, यानी कि कह सकते हैं कि जैसे प्रतिष्ठापन इंस्टॉलेशन आप लोग ने पढ़ा होगा, अधिष्ठापन भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? प्रतिष्ठापन कला। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 62 है, किस कला में मूर्ति तथा वास्तुकला की तुलना में चित्रकला की भूमिका कम रही है? यानी कि कह सकते हैं चित्रकला ज्यादा बनी नहीं थी, ज्यादातर वहां पर और भी काम हुआ था। अब इसमें से ऑप्शन देते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं कि इसमें से क्या कहा गया है। ग्रीक है, रोमनस्क है, ग्रीक में तो होता था, रोमनस्क में भी होता था, गोथिक, बाइजेंटाइन। तो ये जो है गोथिक हो जाएगा, क्योंकि गोथिक में अगर हम देखते हैं तो ऊंचे ऊंचे मेहराब बने हैं, नुकीले मेहराब बने हैं, इस टाइप के बने हैं। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? गोथिक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, वह आधुनिक कलावाद जो अक्सर अचेतन मानस में दबी हुई इच्छाओं का प्रस्फोटन हुआ था या प्रस्फोटन था, घनवाद, भाववाद या फिर जो है अतियथार्थवाद, जो आप लोग पढ़ते होंगे सिगमंड फ्रॉयड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से पढ़ते होंगे, जिनका कौन सा है? लिबरो थ्योरी पर जो आधारित था। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? अचेतन मन, जो फ्रॉयड ने तीन सिद्धांत, मतलब तीन जो चेतन मन माने थे, मतलब मन माने थे, ये कह सकते हैं। तो वो कौन सी है? चेतन, अचेतन और अचेतन। तो ये जो है अचेतन मानस में दबी हुई। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है अतियथार्थवाद है ना, जो अंदर हमारी इच्छाएं होती हैं, जिसे कहते हैं अचेतन मन। क्वेश्चन नंबर 64, लेकिन हम खुद भी नहीं जानते हैं, बहुत से स्टूडेंट होते हैं, बहुत से स्टूडेंट क्या, इंसान ही जो भी है, तो इंसान होते हैं, अपने कहाँ मन में जानते हैं कि हाँ हम क्या है क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं पता। यही चीज तो मैं आप लोगों को भी समझा रही थी कि अगर आप लोग खुद को जान लें कि आप वाकई में क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, वो चीज, तो फिर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, सभी लोग, चाहे कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई पेरेंट्स हो या कोई भी हो, ज्यादातर लोग चलते क्या है, दूसरों की सोच पर चलते हैं। अब कहने को क्या है कि नहीं करेंगे, हाँ ये है समाज में जो चीज हो रहा है वो तो करनी ही करनी है ना। अगर जॉब नहीं मिली तो फिर है अपना कोई बिजनेस कर लेना, अपना कुछ कर लेना है, अपना जो भी है सब क्या है, नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से क्या होगा, है ना। तो सब क्या है, ये सिर्फ समाज ही है, तो समाज के ये जो है जीने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए, तो वो चीज तो करना ही पड़ेगा ना। वही चीज है कि अगर हम चीज है तो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम जान सकते हैं तो। किस रंग जो है सांद्रता प्रिंट में वांछनीय मूर्त प्रभाव के लिए सनमाइका का पता लगाकर। अब देखो इसमें क्वेश्चंस को देखो, समझिएगा कि किसने रंग सांद्रता प्रिंट में, ठीक है, प्रिंट में, यानी कि किसी छापाकार की बात हो रही है, लेकिन छापाकार तो यहाँ पे सभी है। वांछनीय मूर्त प्रभाव, कौन सा? मूर्त प्रभाव के लिए सनमाइका का पता लगाकर उसका प्रयोग किया था। अब इसमें से आप लोगों ने पढ़ा होगा वुड इंटाग्लियो, यानी कि सनमाइका क्या हो गया, एक लकड़ी की बात हो रही है, और वुड इंटाग्लियो का प्रयोग किया था किसने? सनतकर ने किया था। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सनतकर हो जाएंगे। ओके, तो राइट आंसर आपका सनतकर हो जाएगा। सनमाइका पता लगा, उसका प्रयोग किया था सनमाइक, मतलब जो है सनतकर। ओके, जो भी है, आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगे या कोई भी चीज समझ में नहीं आए, मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें तो रिकॉर्डेड क्लास है तो इसमें तो पता नहीं लग पाएगा, लेकिन हाँ लाइव क्लास में जरूर बता सकते हैं। और वो चीज मैं बताती हूँ, लौह आर्मेचर, लौह आर्मेचर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आर्मेचर है, आर्मेचर का मतलब क्या होता है? ढांचा, किसी का मूर्ति का ढांचा, या लौह आर्मेचर की बात कर रहा है। तो कांस्य और पीतल की धातु मूर्तियों में ये लौह आर्मेचर का प्रयोग किया जाता है, या फिर माटी या प्लास्टर। जब लौह वाला है तो माटी प्लास्टर का कोई मतलब है नहीं, है ना, बताओ कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अब इसमें से क्या है, माटी या प्लास्टर फाइबर की मूर्तियां संगमरमर की मूर्तियों में किया जाता है। अब इसको समझना है, जब आप लोगों ने मूर्ति कला, मैंने कहा था ना मूर्ति कला के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये कह सकते हैं कि ज्यादातर मूर्ति के क्वेश्चंस जो है मतलब हर एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना, कि इसमें से मूर्ति कला के बारे में पूछा जाए, मूर्ति कला से बहुत सारे शब्द होते हैं तो इसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें से है लौह आर्मेचर का प्रयोग किया जाता है माटी या प्लास्टर की मूर्तियों में, या फिर लोह, अच्छा आर्मेचर है कांस्य और पीतल की धातु की मूर्तियों में, नहीं 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 नहीं, नहीं सही है। इसमें से पूछा गया है कि लौह आर्मेचर का प्रयोग किया जाता है,
आर्मेचर का मतलब है जिससे कह सकते हैं साचा, है ना, लौह आर्मेचर की, ताकि जो है उससे बनाई जाए। मान लो लौह आर्मेचर होगा, अगर हम पिघली हुई धातु भी डालेंगे उसके अंदर तो क्या होगा, वो ऑलरेडी पिघल जाएगा जब इतनी गर्म धातु भी या कुछ भी होगी। उल्टा होता है अपोजिट के लिए, क्योंकि कांस्य और पीतल की धातु की मूर्तियों के लिए हम ऑलरेडी मतलब मिट्टी का ही होता है ना, साचा बनाते हैं उसका, तो आपने देखा होगा वो चीज अलग होती है। उल्टा होता है माटी या प्लास्टर की मूर्तियों के लिए, माटी या प्लास्टर की मूर्ति के लिए जो है उसमें उस तरीके का आर्मेचर मतलब लोहे का ही होता है, तो उस तरीके का बनाते हैं। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, माटी या प्लास्टर की मूर्तियों में हम प्रयोग किया जाता है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन को समझ, हाँ ऑप्शन को समझ के पता लगा कि हाँ ये माटी और प्लास्टर के प्रयोग के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 66 है, निम्न में से प्रिंसिपल ऑफ आर्ट का लेखक कौन है। तो यहाँ पर लेखक बताना है, आरजी कलिंगवुड है, हर्बर्ट रीड है, विलियम ब्लैक है या फिर ब्रूस डी कर्टिस है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है, वो भी 1938 ईस्वी का लेखक कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, तो सिंपल सा है कि आरजी कलिंगवुड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आरजी कलिंगवुड। ओके, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 का लेखक आरजी कलिंगवुड। क्वेश्चन नंबर 67 है, माता नी पछेड़ी या माता की पछेड़ी किस पर बनाई जाती है। क्या वो चमड़े पर बनाई जाती है, प्लास्टर पर बनाई जाती है, कागज या फिर जो है कपड़े पर बनाई जाती है। तो वो किस पर बनाई जाती है, कपड़े पर बनाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। माता की पछेड़ी जो है किस पर बनाई जाती है, कपड़े पर बनाई जाती है। ये भी वैसे ही है जैसे आप लोग पिछवाई बताए माता नी पछेड़ी, वैसे ही ये भी है। ये भी है, मंदिर है तो मंदिर के पीछे ये जो लगाई जाती है माता नी पछेड़ी, वही है। उसी तरीके से ये वाला भी है। क्वेश्चन नंबर 68 है, रज्मनामा का पर्सियन अनुवाद जो है, अनुवाद है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बता ही सकते हैं कि हाँ महाभारत हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी जातक कहानी है ही नहीं। हंस, सूत्रधार, विदु पंडित या फिर जो है मंधांता। तो जातक कहानी है ही नहीं, तो कौन नहीं है, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, सूत्रधार, विदु पंडित। तो सूत्रधार हो जाएगा, हंस, विदुर पंडित, है ना, ये तो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। सूत्रधार, वेट, हाँ तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। लाइट की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्या करूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो है जातक कहानी नहीं है। इसी पर थे ना, आपको आंसर बता दिया था शायद इसका, तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सूत्रधार हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 70 है, संसार की प्रथम मुद्रित पुस्तक जो है चीन 1868, इसमें तो टाइम पीरियड भी लिखा है। हीरक सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, नाट्य शास्त्र है या फिर जो है काम सूत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वो भी 1868 में। तो राइट आंसर कौन सा है, हीरक सूत्र। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हीरक सूत्र हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं, जो सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले से ही आंसर दे दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 71 है, भारतीय कला का एंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है जिनकी जन्म शती बस 2024 में मनाई जा रही है। क्या वो एम एफ हुसैन है, के जी रामानुजम, एम एफ वो एफ एन सूजा या फिर एस एच रजा है। तो भारतीय कला का एंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है जिनकी जन्मशती वर्ष 2024 में मनाई जा रही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जिनका नाम है एफ एन सूजा है, एफ एन सूजा है। एंग्री यंग मैन इनको ये कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 42 है, लामा सू प्रतिनिधित्व करता है द स्नेक गॉडेस नागदेवी, मिथुन, कुरोस, पंख युक्त मानव मुखी बैल। तो ये जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सिंपल सा है, पंख युक्त मानव मुखी बैल। लामासू प्रतिनिधित्व करता है किसका, पंख युक्त मानव मुखी बैल का करता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, डिजास्टर ऑफ वार। डिजास्टर ऑफ वार का किसने चित्रित किया है, अल्बर्ट ड्यूरर है, रेम्ब्रा है या फिर गोया है या फिर लोथ्रिक है। तो डिजास्टर ऑफ या फिर कह सकते हैं युद्ध की विभीषिकाएं, जिसमें यहाँ पे चित्र श्रृंखला बनाई है। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, जिनका नाम है फ्रांसिस्को दी गोया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गोया हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, जापानीज वॉर गॉड मूर्ति किसने बनाई है। अब क्या वो जो है
रिस्टाइड मैलोन है, माइकल आर्टन है, इडवो पाउलोजी है या फिर मेरिनो मरीनी है। तो जापानीज वॉर गॉड मूर्ति शिल्प बनाने वाले हैं, तो वो कौन है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सिंपल सा है, जिनका नाम है एडवो पाउलोजी। ठीक है, तो मैं जापानीज वॉर, रिस्टाइड मैलोन नहीं, पाउलोजी हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? पाउलोजी हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तृतीयक रंग है, तो तृतीयक रंग बहुत सारे स्टूडेंट का करता है। वैसे तो आप लोग पढ़ते होंगे प्राथमिक रंगों की संख्या मानी जाती है तो 3 मानी जाती है। अब यहाँ पर पूछा गया है तृतीयक रंग है, द्वितीयक रंग की भी संख्या मानी जाती है तो 3 ही मानी जाती है। तब इसका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब वो कैसे, आपको पता है ना किस तरीके से 6 मानी जाती है, ये तो मैंने आप लोग को बहुत बार पढ़ाया है। इस तरीके से है ना, प्राथमिक रंग यहाँ पर लिखेंगे, द्वितीयक रंग यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6, पूरे टोटल 6 होते हैं तृतीयक रंग। और इसी तृतीयक रंग को समीवर्ती वर्ण भी कहा जाता है। और जो है मतलब ये तो पूरा बता ही दिया है किस तरीके से समीवर्ती वर्ण, ये इस तरीके से सादृश्य रंग भी कहे जाते हैं, ये वाले होते हैं। मैंने पूरा ग्राफ बता दिया है, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। लाल पीला नीला है, जिसमें से हरा रंग बनता है इधर, और दोनों को मिला के लाल पीला नारंगी बन जाता है, और इधर जो है बैंगनी रंग बन जाता है। बस ये है, बस आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 6 कलर है। यही वाले जो है समीपवर्ती होती हैं, हरा पीला, पीला नारंगी, नारंगी लाल, लाल बैंगनी, बैंगनी नीला, नीला हरा, ये सब होते हैं। तो ये जो है राइट आंसर यहाँ पर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन है द 3 क्रॉसेस के चित्रकार कौन है? तो यहाँ पे जो है कौन हो जाएंगे, जिनका नाम है द 3, ये 3 लिखा है, एक मिनट, 3 क्रॉसेस के चित्रकार है, रैम्ब्रा, पिकासो, लोथ्रेक या फिर जो है अल्बर्ट ड्यूरर है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो सिंपल सा है, जिनका नाम है रैम्ब्रा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रैम्ब्रा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, वनश्री किसका मूर्ति शिल्प है? वनश्री की बात करते हैं कि वनश्री जो है किसका मूर्ति शिल्प है, जिसको मैक्रमे बनाती थी, रस्सी सुतली ये भी कह सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर सिंपल सा हो जाएगा, जिनका नाम है मृणालिनी मुखर्जी हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 78 है, 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है की स्थापना वर्ष कौन सी है? तो ये जो है स्थापना वर्ष बताना है, 1960, 1980, 1990 और 2002। और 12 कलाकारों का समूह बना था, ये सब प्रिंट मेकर हैं, वो भी कहाँ पे? दिल्ली में। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 1990 में, है ना, 1990 राइट आंसर है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। बाइसिकल व्हील निम्न में से किसने बनाई हुई है मूर्ति शिल्प? क्या उन्होंने कॉन्स्टेंटिन ब्रांकोसी ने बनाई है, मार्सेल दूसा ने बनाई है, आदगर देगा ने, या फिर जो है डेविड स्मिथ ने बनाई है? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, जिसका नाम है बाइसिकल व्हील? हाँ, तो बाइसिकल व्हील जो है बनाने वाले यहाँ पे कौन हो जाएंगे, जिनका नाम है मार्सेल दूसा, जो आप लोग पढ़ते होंगे अधिधातुवाद में पढ़ते हैं, मार्सेल दूसा। तो बाइसिकल व्हील है, निम्न में से किसने बनाई हुई है मूर्ति शिल्प? मार्सेल दूसा ने बनाई है। सॉरी, आधुनिक कला के आंदोलन का आरंभ माना जाता है क्या 1863 में सैलून द रिफ्यूज की प्रदर्शनी से, रोकोको अथवा रेनेसा काल की कला से, अरूपवादी सूक्ष्म से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? तो सिंपल सा है क्वेश्चन, 1863 में सैलून द रिफ्यूज से मानी जाती है, जहां से मैंने आप लोग को बताया था प्रभाववाद की शुरुआत होती है। जहां से अगर आप लोगों को देखो 3 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से। अब देखो इसमें से क्या क्या है, आधुनिक कला आंदोलन का आरंभ माना जाता है, तो वो 1863 से आंदोलन माना जाता है, जब अस्वीकृत प्रदर्शनी लगी थी वहां पर, सैलून द रिफ्यूज में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी, है ना। तो इसमें से ये है सैलून द रिफ्यूजेस, यहीं से मानी जाती है। अब वो क्या था, या तो आप लोगों से फ्रांस पूछ सकता है। अब फ्रांस क्यों? क्योंकि प्रभाववाद है फ्रांस। अब दूसरा चीज पूछ सकता है, या तो आप लोगों का पूछ सकता है कौन सा आंदोलन है, कौन सा वाद था, वो भी प्रभाववाद था, है ना। दो तीन तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। अब डिपेंड करता है कोई किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, कंपनी चित्रकला के समामेलन का परिणाम है, भारतीय और चीनी कला है, भारतीय और यूरोपीय कला है, भारतीय और फारसी है, भारतीय और थाई कला है। तो ये है कंपनी चित्रकला के समामेलन का परिणाम है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
भारतीय और यूरोपीय, क्योंकि कंपनी चित्रकला के समामेलन का परिणाम है भारतीय और यूरोपीय कला। यहीं पर जो है अंग्रेज शासन भी आ चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे यूरोपीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 82 है, कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरीग्राफ को आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या है। अब इसमें कला की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरीग्राफी को आरंभ करने, क्या वो ललित मोहन सेन है, चित्र प्रसाद है, हरिंद्र नारायण है, जिसने भारत में सबसे पहले भी शुरुआत करी थी, जिसका नाम है क्या हो जाएगा, केजी सुब्रमण्यम है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि सेरीग्राफी को आरंभ करने वाले हैं वो भी भारत में केजी सुब्रमण्यम है, जिसने शुरुआत करी है। क्वेश्चन नंबर 83 है, रौजा की रानी सिपानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां पर स्थित है, क्या वो गुलबर्गा है, अहमदनगर है, या फिर जो है अहमदाबाद है, या फिर जो है कौन सा है, मांडू है। तो आंसर बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये भी कह सकते हैं जिसका हो जाएगा अहमदाबाद। तो रौजा की रानी सिपानी कहां पर स्थित है, अहमदाबाद हो जाएगा। ओके, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 है, बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस पेंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है। लिथोग्राफी, शिलामुद्रण में बोल्टिंग क्लॉथ अभी अभी आया था, जिसको मैंने बताया था सबसे अच्छा कपड़ा माना जाता है, वो भी किसमें, सेरीग्राफी के लिए माना जाता है। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, शिलामुद्रण। लिथोग्राफी में तो चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है ना, चूना पत्थर का। इसमें एसिड है तो एसिड बहुत सारे तरीके के होते हैं, फेरिक क्लोराइड होता है और नाइट्रिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है, वुडकट, कास्ट कुंदा, इन सब में तो होता ही नहीं है। ये है, इसमें तो अलग ही है। सिल्क स्क्रीन छपाई में किया जाता है सेरीग्राफी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 85 है कि भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई किसके द्वारा शुरू करी गई थी। भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई किसके द्वारा शुरू करी गई थी, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच या फिर पुर्तगाली। और प्रथम यांत्रिक छपाई है ना, तो वो किसके द्वारा करी गई थी, पुर्तगालियों के द्वारा करी गई थी। इन्हीं के द्वारा तो लेकर आया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा, जो आप लोग पढ़ते होंगे बाद में, प्रथम यांत्रिक छपाई जो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, वो भी कौन से ने, गोवा में। गोवा में कौन से डेट में, 1556 में। तो आप लोग पढ़ते होंगे ना ये वाला, गोवा में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 86 है, सुबोध गुप्ता ने अपनी मूर्ति कला में किस वस्तु का अत्यधिक प्रयोग किया था। तो सुबोध गुप्ता ने अपनी मूर्ति कला में किस वस्तु का अत्यधिक प्रयोग किया था, तो सिंपल सा ये भी है, इस्पात का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर बता सकते हैं, तो कास्ट है, पत्थर है, कागज लुगदी है, या फिर जो है एल्यूमिनियम है। लेकिन यहाँ पे जो है क्या दिया है, एल्यूमिनियम दिया है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम। सुबोध गुप्ता ने मूर्ति कला में किस वस्तु का अत्यधिक प्रयोग किया था, ज्यादातर जो है धातु का प्रयोग करते, तो इसमें एल्यूमिनियम में से वैसे इस्पात है, टिन कह सकते हैं। पाब्लो पिकासो ने की ग्वेटिका का विषय प्रसंग संबंधी क्या है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि बिल्कुल वही चीज पूछा गया है। ऐसे जो है सब्जेक्ट का भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, स्पेनिश जो है सिविल युद्ध, या फिर कह सकते हैं स्पेनिश गृह युद्ध कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि के हैबर की पेंटिंग, मड़ाई या फिर कह सकते हैं थ्रेसिंग का माध्यम क्या है। ये भी क्वेश्चन आया है, आपके नेट के एग्जाम में आया था। कागज पर वॉश है, कागज पर टेम्परा है, कागज पर तेल रंग है, या फिर लकड़ी पर एक्रेलिक है। तो के हैबर की पेंटिंग, मड़ाई, थ्रेसिंग का माध्यम क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, लकड़ी पर एक्रेलिक है। ये किसमें है, लकड़ी नहीं, कागज पर वॉश में बनाया है, कागज पर टेम्परा, मड़ाई जो थ्रेसिंग में बनाया है, लकड़ी पर एक्रेलिक कलर में बनाया है इन्होंने, किसने, के हैबर ने बनाया है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 89 है, स्टेंसिल मुद्रण विधि जो है, स्टेंसिल मुद्रण विधि निम्नांकित में से कौन सी नहीं है। सिल्क स्क्रीन, स्क्रीन प्रिंटिंग, पुशाई, रंजक उत्तादीकरण यानी कि डाई सब्लिमेशन। तो है ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डाई सब्लिमेशन ये हो जाएगा। तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। ओके, इसमें तो सिंपल सा आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसका ये गलत लग रहा है, कागज पर टेम्परा बनाया है, कागज पर ये जो है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन लग रहा था, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि जो मुझे लग रहा है कि इसमें 88 होना चाहिए, कागज पर टेम्परा नहीं, टेम्परा में तो नहीं काम करते थे। चलो यहाँ पे यही सही है, 88 का जो है यहाँ पर कागज पर टेम्परा होना चाहिए, लकड़ी पर एक्रेलिक तो उन्होंने काम नहीं किया है, क्योंकि के हैबर मड़ाई जो बनाया गया है वो कागज पर टेम्परा, आप लोग कर लीजिए। ओके,
तो राइट आंसर आपको कागज पर टेम्परा हो जाएगा। तभी मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। देखो मुझे लग जाता है, जब मैं पढ़ाती रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, तो जिसकी वजह से मुझे बैक जाना पड़ा। के हैबर ने मराई थ्रेसिंग का माध्यम क्या है, कागज पर टेम्परा में बनाया है। ठीक है, अब ये है स्टेंसिल मुद्रण की निम्नांकित में से जो है कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, रंजक उद्दातीकरण यानी कि डाई सब्लिमेशन। बाकी तो सिल्क स्क्रीन में भी है, स्टेंसिल का प्रयोग किया है, स्क्रीन प्रिंटिंग में है, पुशाई है तो उसमें भी किया जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 90 है, द शिपरेक जो है शीर्षक पेंटिंग जो है, शिप से है ना जहाज, शिपरेक। तो इसमें पेंटिंग किसकी है, टर्नर, रेम्ब्रांड, कोरो या फिर जो है रूबेन्स है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ज्यादातर वैसे भी शिप की बात करते हैं, वो भी है, ज्यादातर बनाते थे जिनका नाम है टर्नर है, जो कहा गया है स्वच्छंदतावाद के हैं, कहा गया हो जाएंगे स्वच्छंदावाद के हो जाएंगे। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 91 है, फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली। ये तो अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सा है क्वेश्चंस, अगर देखते हैं तो ठीक है, तो इसमें से बहुत सिंपल सा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली चित्र के रचनाकार हैं, इसको बनाया था मिश्रित माध्यम में बनाया गया है। किसने बनाया है, मिश्रित माध्यम में बनाया गया है। तो किसने बनाया है, केजी सुब्रमण्यम में बनाया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 892 है, पीओपी का पूर्ण रूप क्या है, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटेंट्स, पर्सिस्टेंट या फिर ऑक्सीजनेटेड पॉलिटेंट या फिर पॉलीसाइक्लिंग ऑर्गेनिक पॉलिटेंट। अब इसमें से दें पीओपी, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बता देंगे, और नहीं तो मैं बता दूंगी। तो ये है पर्सिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉलिटेंट्स, ये जो है पीओपी का पूर्ण मतलब कह सकते हैं पूरा नाम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, रत्नावली कांत के द्वारा, रत्नावली कांत निम्नांकित में से किस माध्यम को अपनी कृतियों के लिए प्रसिद्धि है। कौन से माध्यम में काम करती है रत्नावली कांत, ज्यादातर फाइबर ग्लास में भी काम करती थी और टेराकोटा भी है। तो ये है सिरेमिक पॉटरी, रंगीन प्रिंट, स्टोन स्कल्पचर। तो फाइबर ग्लास और टेराकोटा बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 94 है, सिंपोजियम और रिपब्लिक। जहां सिंपोजियम और रिपब्लिक दोनों का नाम आता है तो आप लोग के मन में एक ही सवाल आता होगा जिनका नाम है प्लेटो। तो सिंपोजियम और रिपब्लिक नामक पुस्तकों के लेखक का निम्नलिखित में से कौन है। तो सेंट अगस्टाइन है, अगस्तु है, बर्नार्ड वैसेक्योइट है या फिर प्लेटो। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, प्लेटो हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, सिटी स्क्वायर किसकी मूर्ति शिल्प है। डेविड स्मिथ है, लुइस नेवल्सन है, रोडन है या फिर जियोकोमेटी है। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, सिटी स्क्वायर का, जिसका नाम है जियोकोमेटी, सिटी स्क्वायर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जियोकोमेटी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत में कलमकारी कला की, भारत में कलमकारी कला की दो स्पष्ट शैलियां निम्नांकित में से कौन है। चौका और गुटानो शैली, श्रीकलाहस्ती और मछलीपट्टम या मुछलीपट्टम। नाम से ऑप्शन से पता लग गया होगा यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ये बात है श्रीकलाहस्ती और मछलीपट्टम शैली। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं, मानव जीवन में नाट्य कला की महत्ता संबंधी ग्रंथ नाट्य शास्त्र का लेखन निम्नांकित में से किसने किया था। वो भी यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, नाट्य कला की। और जहां पे नाट्य कला की बात होगी समझ गए होंगे यहाँ पर कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहा है, मतलब कौन से ऑप्शन की, तो भरत मुनि की बात कर रहा है। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, भरत मुनि हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, कितनाई ब्रिज नामक प्रसिद्ध कृति के प्रिंट मेकर निम्नांकित में से कौन है। हिरोशिगो, उतामारो, होकोसाई या फिर योकियो ए। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, इसमें से आपको पता है कितनाई ब्रिज जो है नामक प्रसिद्ध कृति का प्रिंट मेकर निम्नलिखित में से कौन है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, होकोशाई है ना, नाम से ही लग रहा होगा कितनाई ब्रिज, नाम में तो इनके जो है जापानी, चीन, इन लोग के तो नाम ही अलग है, नाम से ही लग जाएगा कि हाँ ये भारत का तो नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, 99 है, प्रसिद्ध लीनो-कट कृति रिफ्यूजी चिल्ड्रन। मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन भी है कि रचना निम्नांकित में से किस कलाकार ने करी थी। रमन चक्रवर्ती है, नंदलाल बोस है, चित्र प्रसाद है या फिर जो है हरेंद्र दास है। इसको टाइम ले लीजिए, प्रसिद्ध लीनो कट, जहां लीनो कट का नाम आता है तो उसमें ज्यादातर एक ही कलाकार का नाम आप लोग को भी याद आता होगा,
अब आप सोचिए कि इसमें से राइट आंसर और बेस्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, जिनका नाम है चित्त प्रसाद। तो याद रखिएगा, नीलोकंठ रिफ्यूजी चिल्ड्रन की रचना निम्नांकित में से किस कलाकार ने करी है? चित्त प्रसाद ने करी है। थोड़ा सा भी एग्जामिनर अगर थोड़ी सी हेल्प कर दे, थोड़ा सा हिंट दे दिया जाए क्वेश्चंस में, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं आंसर उसको सही कर लेकर जाएंगे, है ना। कुछ चीजें याद होती हैं तो ऑलरेडी लोग कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से एक्शन पेंटिंग के लिए विख्यात चित्रकार हैं। सभी स्टूडेंट कोई भी क्लास छोड़ी नहीं, आराम से पूरी क्लास करनी है, बिल्कुल भी नहीं क्लास यानी कि बोर हो रहे हैं नहीं करना है, ये सब छोड़ दो, क्योंकि देखो एग्जाम तो होना ही होना है, और कभी भी एग्जाम हो आपका होना ही होगा। आप वो लोग ले जाएंगे सिलेक्शन जो लोग एकदम लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज सोच कर तैयारी करिए कि आप लोग जब सो रहे हैं तो जिनका सिलेक्शन होने वाला होगा वो उस टाइम आप वो लोग पढ़ रहे होंगे। बस यही चीज सोचिए, जब भी सो तो यही चीज सोचो कि वो लोग पढ़ रहे होंगे जिनका सिलेक्शन होने वाला है। तब आप लोग को थोड़ी सी चिंता सताएगी, हाँ या जो है नींद नहीं आनी चाहिए। ये चीज सोचिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे आप लोग को सब कुछ पूरी दुनिया दिखाई नहीं देती है, कौन कौन आगे बढ़ रहा है कौन कौन नहीं है ना। पीछे से चुपके से आगे से बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से एक्शन पेंटिंग के लिए विख्यात चित्रकार कौन है? एक्शन पेंटिंग, जैक्सन पोलॉक है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है, वर्ष 1960 से और 1970, ठीक है, वर्ष 1960 और 1970 के दशक में न्यूक्लियर रागनी का चित्रांकन किसने किया है? ए रामचंद्रन, ओम प्रकाश, अर्पिता सिंह, या फिर जो है गुलाम मोहम्मद शेख ने किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो सिंपल सा है, यहाँ पर गुलाम वो ए रामचंद्रन न्यूक्लियर रागनी है, तो यह जो है रामचंद्रन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। समरांगण सूत्रधार की बात करते हैं। जहां समरांगण सूत्रधार की बात हुई यानी कि पुस्तक का नाम पूछा है, पुस्तक का नाम कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है राजा भोज। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजा भोज हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 है, प्रसिद्ध मूर्ति कीर्तार्जुनियम या कीर्तार्जुनीय गंगावतरण मामल्लपुरम निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? क्या वो चोल मूर्ति कला, पल्लव मूर्ति कला, चालुक्य या फिर गुप्त? तो यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? महाबलीपुरम, और महाबलीपुरम का कौन सा है? पल्लव काल। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? पल्लव चित्रकला। तो ये हो जाएगा। ओके, जो भी समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कम से कम मैं कमेंट कर दिया करो। जो भी आप लोग को नहीं समझ में आया कमेंट कर दिया करो, ये चीज क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं इसको क्वेश्चंस को पढ़ के आपको डिटेल से समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 104 है, एलोरा के भित्ति चित्रों के निम्नांकित में से कौन से अवशेष अल्पक्षयित पाए गए? कैलाश मंदिर, लंकेश्वर, इंद्रशुभा, सिंद्रशुभा, गणेश लेन मंदिर, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर, है ना। तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ बढ़ते हैं, चांद मीनार। एक आप लोग पढ़ते होंगे चार मीनार, जो पढ़ते होंगे कहां पर? हैदराबाद पढ़ते होंगे। एक चांद मीनार पढ़ते होंगे, तो वो चांद मीनार कौन सा हो जाएगा? दौलताबाद। तो चांद मीनार कहां पर स्थित है? तो मांडू, बीजापुर, फतेहपुर सीकरी, दौलताबाद। तो राइट आंसर आपका दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं, द ग्रेट बाथर्स किसका चित्र है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं, मॉन्ड्रियान, मोडिग्लियानी, होगार्थ, या फिर पॉल सेजान। द ग्रेट बाथर्स, और बाथर्स की बात करते हैं तो रेनवा से प्रभावित थे, जिनका नाम है पॉल सेजान, है ना। तो ये जो है रेनवा अपने मतलब चित्रित बनाए हैं, ज्यादातर उन्होंने ज्यादातर बाथर्स और इन सब के हैं बनाए हैं। द ग्रेट बाथर्स है, वैसे इनका ज्यादा फेमस भी है सेजान। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? स्नान मग्न भी देख लो, तो रेनवान इनका भी है, मतलब उनका रेनवा। वह चित्रकारी जो अतर्कपूर्ण क्षेत्र और कल्पना की दुनिया से निकाले तत्वों को संगठित होती है, फाओवादी, अतिथातवादी, घनवादी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वह चित्रकारी अतर्कपूर्ण क्षेत्र जो कल्पना, अगर देखो क्वेश्चन को अगर आप लोग समझो, देखो इसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इजी भी कर सकते हैं कि वह चित्रकारी जो अतर्कपूर्ण क्षेत्र तथा कल्पना की दुनिया से निकाले तत्वों को संगठित होती है, और कल्पना की जहां बात आती है या अचेतन की बात आती है या किसी की भी चीज है, तो यहाँ पर किसकी बात होती है? अतीथार्थवाद की बात होती है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? अतीथार्थवाद, है ना। ये चीज है, वह चित्रकारी जो अतर्कपूर्ण क्षेत्र तथा कल्पना की दुनिया से निकाले तत्वों को संगठित होती है। क्वेश्चन नंबर 108 है, द ट्रम्प ऑफ बचस, द ट्रम्प ऑफ बचस किसकी पेंटिंग है? दीर्घा वेल्जक्यूज है,
या फिर फ्रांस हॉस्ट, एडवर्ड मुंक, मोडिग्लियानी। द ट्रम्प ऑफ बचेस किसकी पेंटिंग हो जाएगी? दियोगा वेल्जक्यूज की हो जाएगी। ओके, किसकी हो जाएगी? दियोगो वेल्जक्यूज की हो जाएगी। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 है, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? इसमें तो बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, बस ये आप लोग को पहचानना है कि एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। द फैब्रिक शब्द का अर्थ है मानव सभ्यता, बिल्कुल भी नहीं। एक ग्रीक शब्द जो पहाड़ों से संबंधित है, ये भी बिल्कुल नहीं। द अकेडेनियन शब्द जिसका अर्थ है उपजाऊ मैदान। इसमें से बेस्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है, प्रसिद्ध चित्र जिसका नाम है मोनालिसा के चित्रकार था। तो मोनालिसा का चित्रकार था तो वो कौन है? विंची। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, इसमें क्या बताना है। लुब्रे संग्रहालय में पेरिस है जो है, उसमें बनाया है, दृश्य चित्र बना है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रथमतः मृगालय लाने वाले थे? ये भी है, अभी तो आया ही था कि कौन भारत में, बिल्कुल वही सेम उसी तरीके से ही क्वेश्चन है, तो आप लोग बता सकते हैं वो कौन है? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, है ना। वो भी कहाँ? गोवा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 112 है, अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित है? शिवी जातक, जहां शिवी जातक का नाम आता है तो कौन सी गुफा संख्या 1 का नाम आता है? तो यहाँ पे कौन कह सकते हैं? तो गुफा संख्या 1 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है, छापा तकनीक सर्वप्रथम कहाँ उद्विकसित हुई थी? तो छापा तकनीक कहाँ विकसित हुई थी? तो ये है उद्विकसित हुई थी, विकसित की बात कर रहा है। तो ये मत कहना कि सबसे पहले भारत लगा दो। छापा तकनीक सर्वप्रथम कहाँ उद्विकसित हुई थी? वो कहाँ हुई थी? चीन में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है, राम किंकर बैज ने अधिकांशतः अपनी मूर्तियां किस माध्यम में बनाई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सीमेंट व कंक्रीट धातु से, मतलब जो है से बनाया था। नेक्स्ट पदार्थ, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 115 है, ब्रह्मचारीज। ब्रह्मचारीज किसकी पेंटिंग है? यही पूछा है ना। हाँ, ब्रह्मचारीज किसकी पेंटिंग है? तो किसकी हो जाएगी? अमृता शेरगिल की हो जाएगी। ऑप्शन तो जरूर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 116 है, ब्लैक लाइंस। ब्लैक लाइंस किसी की कलाकृति है? पिकासो की है, डाली है, कांडिस्की है, या फिर गगनेन्द्रनाथ टैगोर की है? तो किसकी हो जाएगी यहाँ पे? पिकासो, डाली, कांडिस्की या फिर गगनेन्द्रनाथ टैगोर? तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? कांडिस्की हो जाएंगे। यहाँ पे कौन हो जाएगा? कांडिस्की हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ये जो है कांडिस्की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है, इंग्लिश वाटर कलर का जनक प्रायः किसे कहा जाता है? इंग्लिश वाटर कलर यानी कि जल रंग का है, और जल रंग का कौन हो जाएगा? पॉल सेंट बॉय हो जाएंगे। तो ये भी है, देखो ऑप्शन ये है, बस ये है। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन पता होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन देखो बस तुरंत आप लोग को पता होना चाहिए हाँ इसका राइट आंसर यही वाला ही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 ब्लू न्यूड। अब देखो ब्लू न्यूड है। अब ब्लू न्यूड तो कौन हो जाएंगे? जिनका नाम है मातिस। ब्लू न्यूड तो कौन है? जॉर्ज सोरा, एंडी वरहॉल, जॉर्ज रुआ, हेनरी मातिस। देखो ये जो है आप लोग का क्वेश्चन, हेनरी मातिस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, किस आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा गत्यात्मकता है? संस्कारवाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद या फिर जो है भविष्यवाद? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइएगा, किस आंदोलन के मुख्य पीछे अवधारणा गत्यात्मकता है? ये है आंदोलन के पीछे अवधारणा गत्यात्मकता है, तो ये चीज पूछा गया है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? भविष्यवाद। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं तो कभी भविष्यवाद पढ़ती हूँ तो भविष्यवाद में से जो है, यानी कि भविष्यवाद कहता है कि जैसे कि मतलब घोड़े, मतलब जैसे घोड़ा क्या है कि घोड़े की 4 टांगे नहीं होती है ना, उससे भी ज्यादा टांगे होती है ना। जैसे पंखा है, पंखे में आप 3 देखते जरूर हैं, 3 देखते हैं ना, उसके पंख जो देखते हैं वो तीर देखते हैं, मतलब 3 से ज्यादा होते हैं, ऐसा भविष्यवाद मानता है ना। चलता है तो उसको हमें और भी ज्यादा दिखाई देता है, जैसे कि घोड़ा दौड़ता है तो उसके पैर और ज्यादा दिखाई देते हैं, हम चलते हैं तो चलते भी है तो वो चीज आगे के भी दिखाई देते हैं ना। तो ये जो है भविष्यवाद, फ्यूचरिस्ट। कभी कभी फ्यूचरिस्ट में होता है तो मैं तो सोचती हूँ पास्ट का ज्यादा दिखाते हैं उसमें, और बताते भविष्यवाद है, आगे का तो कुछ भी नहीं दिखाया गया है। मगाओ गुफाएं हैं, मगाओ गुफाएं, नाम से ही लग रहा होगा कि कहाँ से किसकी बात कर रहा होगा, चीन या जापान की बात कर रहा होगा। लेकिन हाँ, कंफ्यूजन आप लोग को हो सकता है, मगाओ गुफाओं है चीन, जापान, श्रीलंका, भारत। अब यहाँ का तो नाम नहीं लग रहा है मगाओ, तो वो कहाँ का हो जाएगा? चीन का, याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका है मगाओ गुफा जो है
कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 है, कन्या की कांसा में लघु मूर्ति। अब देखो यही वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कांसे में की कन्या, वही वाला है क्वेश्चन। अब उसको घुमा फिरा के, मैं सोच रही हूँ एग्जामिनर का कितना माइंड कितना स्ट्रांग है ना, कितना जल्दी से माइंड चेंज कर देते हैं एकदम, कि अभी नर्तकी आता था, नर्तकी को घुमा फिरा के कौन से एंगल में खड़ी है, बायां हाथ कौन से में है, दायां हाथ में क्या दिखा रहा है, किस तरीके से हार पहने हुए है, कौन सा उसका साइज है, कौन से पत्थर में बनी, वो कौन से धातु में बनी है, कौन से संग्रहालय में है, मतलब उलट पुलट के सारे तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। एक भी बचा है उसको भी पूछ लिया है, कांसे की कन्या, तो ये भी पूछ जाता है, आगे जाके और भी बनेगा। अब ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिंपल से मोहनजोदड़ो हो जाएगा। 10.5 इंच में ये बना हुआ है पिएटा मूर्ति का निर्माण। पिएटा बताएंगे तो कौन सी साइज में बना है? पिएटा में जो है किसने मतलब माइकल एंजेलो ने तो बनाया है, वो 3 मूर्तियां बनाई थी, मैंने बताई थी, सबको बताई थी, तो वो कौन कौन से में बताया है? चलिए बताइएगा। विंची तो माइकल एंजेलो बता ही देंगे, तो सिंपल सा है। माइकल एंजेलो ने पिएटा में बनाई है, 3 बनाई है, और अंतिम समय में माइकल एंजेलो ने कौन सी बनाई थी ये भी आप लोग को बताना है। चलिए बताइएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123। किसने भित्ति चित्र, चित्रकारी और स्थापत्य कला में अपने को सहज रूप अभिव्यक्त किया? जे स्वामीनाथन, के जी सुब्रमण्यम, रामलिंकर बैच या फिर सतीश गुजराल। अब इसमें से कौन है? भित्ति चित्रकार, चित्रकारी, स्थापत्य कला, देखो इतने सारे सब कुछ है, तो यानी किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? जिसका नाम है सतीश गुजराल, तो राइट आंसर सतीश गुजराल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 124 है, एपोक्लिप्स। एपोक्लिप्स की अगर बात आती है तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं कि वुड श्रृंखला की भी बात आती है। एपोक्लिप्स वुड श्रृंखला, वुड श्रृंखला, वुड में कौन काम करने वाले थे? वुड इंग्रेविंग में काम करने वाले थे, जिनका नाम था अल्बर्ट ड्यूरर। और ये आप लोगों ने ऑप्शन में देखा होगा, तो जिनका नाम है अल्बर्ट ड्यूरर, तो राइट आंसर आपका अल्बर्ट ड्यूरर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, राजा रानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो राजरनिया पत्थर से बना हुआ है, जिसको राजा रानी मंदिर इसीलिए कहा जाता है, तो भुवनेश्वर है, महाबलीपुरम है, या फिर इंदौर है, या फिर लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा, ठीक है? तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा। ओके, राजा रानी मंदिर कहां पर स्थित है? भुवनेश्वर। ओके, याद रखिएगा। उड़ीसा। यहीं पर आप लोग की क्लास फिनिश होती है। क्लास अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा और डेली क्लास ज्वाइन करिए, ताकि आप लोग की जो है प्रैक्टिस चलती रहे। आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डिटेल्स के साथ करना चाहते हैं, या फिर पूरी थ्योरी करना चाहते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या करूँ, ये जो है मेरा डॉगी है ना, हमेशा साथ ही में रहता है। यहीं पर इसको खांसी आएगी, यहीं पर जो है इसको उल्टी सीधी चीज यहाँ पर जो है ऐसे पड़ा रहता है, कुछ भी है ना, छोटा बच्चा ही तो होता है, कुछ भी खा लेता है, फिर जो खांसी आवाज आ रही होगी, तो ये है। तो हाँ, मैं किसकी बात कर रही थी? तो आप लोग किसी भी है, कोई भी जो है नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए आप लोग फिर क्लास फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन, और जाते जाते सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।